सारे कैबिनेट्स को चेंज कर दिया और सारा जिम्मा अपने हाथ में। बहुत सारा पैसा कैंपेन में लगाना, कैंपेन मतलब रैलीज में, लोगों को अट्रैक्ट करने में। कांग्रेस और बीजेपी में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन था, सोशल मीडिया पे आया उसके बाद और कंफ्यूजन बढ़ गया। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से ही बनाई गई सरकार। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन 9th 10th 11th पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई और लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज वन शॉट में व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ऑलरेडी मैं इस सेशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन, पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स, इंडिया साइज एंड लोकेशन करवा चुकी हूँ। तो अब बारी है सिविक्स के व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी की। बहुत ही प्यारा और छोटा सा चैप्टर है। पहली बात तो ये एक सेशन से आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा। देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने ये लेक्चर डाला था तो एक दो कमेंट्स ये थे कि मैम एनसीईआरटी में से ना कुछ मिसिंग है। तो यार, इस चैप्टर की एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो बहुत ही फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर कॉन्वर्जेशन दी हुई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे आप स्किप कर सकते हो। इसीलिए बेटा ये पीपीटी तैयार की जाती है, इसमें वही सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सारे केसेस मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, मेरिट्स मिलेंगे, डीमेरिट्स मिलेंगे, ब्रॉडर मीनिंग मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बिग नो है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये पूरी एक फुल पैक्ड पीपीटी है, इसी में सब कुछ मिलने वाला है और इसी सेशन में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में प्रेजेंट मैम की हाजिरी लगा दीजिए। बीच बीच में जो जो कमेंट्स मैं पूछूंगी, जो जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, उसे कमेंट्स के थ्रू बताते रहिएगा। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। एनसीईआरटी हाथ में रखिएगा। कुछ समझ ना आए तो सेशन के बाद कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई उसके सोल्यूशन के साथ कर दूंगी। तो देखो बच्चों, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार इसका नाम समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र, लोगों का राज, लोगों का रूल क्या है और ये डेमोक्रेसी क्यों है, ये इस चैप्टर का मतलब है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी है क्या। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल। ये एक ऐसी फॉर्म है सरकार की जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इस बार लोकसभा इलेक्शंस हुए, सभी को पता है, हर एक कॉमन सिटीजन ने भी वोट किया, सबके पास अलाउंस थी, वोट किया। दैट इज, हम लोगों ने अपना नेता अपने वोट के हिसाब से चुना है। However, every elected government is not democratic. लेकिन ऐसा नहीं है हर एक इलेक्ट की हुई सरकार डेमोक्रेटिक हो। बेसिकली हमारे देश में डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है बच्चा पार्टी? तो अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के। एक एक फीचर के साथ एक एक एग्जाम्पल को समझाते हुए चलूंगी, एकदम कान लगा के सुनना है बस। ठीक है? सबसे पहला फीचर होता है मेरे बच्चों कि फाइनल डिसीजन जो होता है वो होता है उसके हाथ में जिसको लोगों ने चुना है। और लोगों ने किसको चुना है बच्चों? लोगों ने चुना है सरकार को। तो फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होगा बच्चों? सरकार के हाथ में होगा। ये पहला फीचर है और इसके एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है पाकिस्तान का केस। सो पाकिस्तान में बच्चों जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, मिलिट्री के लीडर, हेड थे। 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम किया। रेफरेंडम का मतलब होता है एक ऐसा ऐलान जिसमें लोगों से पूछा जाता है और लोग आंसर करते हैं हाँ या ना में।
तो इन्होंने पूछा कि क्या मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, लेकिन ये रेफरेंडम जो था वो माल प्रैक्टिसेस बेस्ड था, यानी कि घपलों से बेस्ड था। लोग अगर ना कह रहे थे तो ये हाँ मनवा रहे थे। तो फाइनली लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया गया 2002 में। पहली बात तो बेटा जी, ये 1999 में मिलिट्री कूप के लीडर थे और इन्होंने अपने आप को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत 2002 में चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया कि मैं पाकिस्तान का क्या हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। और फिर इन्होंने सारी पावर्स अपने नाम कर दी, प्रेसिडेंट बन गए, सारे कैबिनेट्स को चेंज कर दिया और सारा जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। इसे कहा गया कि देखो इससे क्या प्रूव होता है, फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होना चाहिए, जिसको लोगों ने चुना है। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ को तो लोगों ने चुना ही नहीं था। तो ये वाला फीचर इस जगह पे वायलेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बात बच्चों, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, एक सेकंड, बहुत आगे जाना पड़ेगा, मुझे ना शॉर्टकट आता नहीं है, सॉरी, वरना मैं एक सेकंड शॉर्टकट से भी जा सकते हैं क्या? हाँ ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि डेमोक्रेसी, क्वेश्चन ये आता है इसमें से कि वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया बच्चों। ओहो, मुझे यार ये यूज करना ही नहीं आता। हाँ सॉरी, वापस जाना है। तो क्या किया इन्होंने, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर लिया, 2002 में खुद को प्रेसिडेंट भी बना दिया और साथ ही साथ ऐसा ऑर्डर दिया जिसमें ये खुद को मैक्सिमम पावर दे बैठे और सभी को ये डिसमिस भी कर सकते थे। तो इससे प्रूव होता है कि पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो ऐसे आपको एक एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ठीक है जी, अब आते हैं अगले केस की तरफ। अगला फीचर है कि कंडक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, के बच्चों फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इसके ना दो केसेस हैं। एक केस तो है बच्चों चाइना का। चाइना में थी कम्युनिस्ट पार्टी। एक्चुअली में यहाँ पे एक पार्लियामेंट था जिसका नाम था क्वांगाओ डेनमिन धउई दिग्बोई, ऐसे करके कुछ नाम था। मैं आगे पीछे भी कर सकती हूँ क्योंकि ये पेपर में याद नहीं करना होता। इसको बोला जाता था नेशनल पीपल कांग्रेस, आसान भाषा में। तो बच्चों एक ही पार्टी थी जिसमें से हर बार लीडर चुना जाता था, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। चाइना में वैसे भी बच्चों वन पार्टी सिस्टम है। कौन सा पार्टी सिस्टम है? वन पार्टी सिस्टम है। तो इलेक्शंस कंडक्ट तो होते थे लेकिन हर बार कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती थी। सपोज हर बार बीजेपी ही जीते, 3 बार से तो हो भी रहा है, लेकिन हर बार कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती थी अपने अलायंसेस के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। दूसरा केस आता है बच्चों मैक्सिको का। अब देखो बच्चों, मैक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जैसे इंडिया में 5 साल बाद होते हैं। मैक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शंस हुआ करते थे। 2000 में मैक्सिको इंडिपेंडेंट हो गया था, तब से इकलौती पार्टी पीआरआई यहाँ पे जीत रही थी। बच्चों पीआरआई की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है बच्चों, पीआरआई। तो ये डर्टी ट्रिक्स यूज किया करते थे, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की मीटिंग को डिस्टर्ब करना, एंड टाइम पे पोलिंग बूथ शिफ्ट कर देना, बहुत सारा पैसा कैंपेन में लगाना, कैंपेन मतलब रैलीज में लोगों को अट्रैक्ट करने में। इसीलिए यहाँ पे भी
कोई फेयर चॉइस नहीं थी। ये दोनों एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है, चाइना वाले भी और मैक्सिको वाले भी, क्योंकि चाइना में भी हर बार कम्युनिस्ट पार्टी जीत रही है और मैक्सिको में भी हर बार इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जीत रही है। क्लियर है बच्चों? पक्का देख लो, बहुत छोटू सा चैप्टर है यार और बहुत आसान चैप्टर है। इसी पीपीटी में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, वही याद करने हैं बस। अगला आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि हर एक इंसान को एक वोट मिलेगा और हर एक इंसान के एक वोट की वैल्यू भी एक ही होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बेटा जी विमेन को राइट टू वोट ही नहीं था, इनको राइट टू वोट मिला 2015 में। सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ ना? 2015 में मिला था ना? 2015 में या 11 में, मैं अभी कंफ्यूज हो गई। 15 में ही था, हाँ। मेरे को बताना कमेंट्स में, सही बोल रही हूँ ना मैं? दूसरी थी इस्टोनिया। इस्टोनिया नाम की जगह पे रशिया के जो लोग थे, रशियन लोग, वो माइनॉरिटी में थे, उनको राइट टू वोट नहीं था। तीसरी थी फिजी। फिजी में 2 तरीके के लोग थे, एक तो जो वहीं से बिलोंग करते हैं, एक थे इंडेंचर्ड लेबर जो कहीं और से माइग्रेट करके फिजी में काम करने आए, तो उन इंडेंचर्ड लेबर को राइट टू वोट नहीं था। तो ये तीनों केसेस में बताया गया है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वायलेट हो रही है इन 3 जगहों। मैडम एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ऐसे ही आएगा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू कहाँ वायलेट हो रही है? इन 3 जगहों पे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ नहीं है? चाइना मैक्सिको में। समझ रहे हो? ऐसे ही आएगा। चलो जी, अब आता है चौथा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। इसमें केस लेंगे हम जिम्बाब्वे का। ध्यान से सुनना, जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी थी जिसका नाम था जानू पीएफ। जानू नहीं, जानू पीएफ। जानू पीएफ पार्टी का नाम था, जैसे बीजेपी पार्टी का नाम हो गया, और लीडर हो गए नरेंद्र मोदी। जानू पीएफ पार्टी का नाम था और लीडर हो गए रॉबर्ट मुगाबे जी। तो ही मेड चेंजेस इन संविधान। इन्होंने संविधान में चेंजेस किए और अपनी पावर्स को बढ़ा दिया। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड अपोजिशंस वर डिक्लेयर्ड इलीगल। कहते हैं ये जो अपोजिशन में पार्टियां ये सब इलीगल है, कोई डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, कोई रैलियां नहीं निकाल सकता। साथ ही साथ इन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं थी राइट्स की, रूल ऑफ लॉ की। साथ ही साथ इन्होंने अनडेमोक्रेटिक तरीके से देश को चलाना शुरू कर दिया, यानी कि अगेन ही वॉज यूजिंग डर्टी ट्रिक्स टू विन अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे जी भी क्या कर रहे हैं? रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे बच्चों एक और बात बताऊंगी, मैक्सिको में ये लोग क्या करते थे, स्कूल में पीटीएम होती है ना, पीटीएम, उसमें ना पेरेंट्स को कहते थे अगर आप पीआरआई को वोट करोगे तभी हम आपके बच्चे को पास करेंगे, नहीं तो हम आपके बच्चे को पास नहीं करेंगे। इस तरीके से वोट्स लिया करते थे ये लोग, बहुत डर्टी ट्रिक्स यूज किया करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके केसेस थे, पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, इस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरेबिया। क्लियर? चमक रहा है एकदम। जल्दी से बता दो, कौन से ईयर में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया था? फटाफट से कमेंट्स में बता दो। हम शुरू करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से। मेरी जान मेरे बच्चों, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, साइंस एंड फन की ऐप पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे रीमा आशु घई नाम से आईडी है, छोटे छोटे कंसेप्ट वाइज रील्स डालती हूँ पढ़ाते हुए। पढ़ाने की, सिर्फ कोई मस्ती मजाक हंसी मजाक मीम्स नहीं, पढ़ाने की पढ़ाई होती है। ब्रॉडकास्ट चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ भी जुड़ सकते हो। हर जगह मैं पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, साइंस एंड फन की ऐप पे लाइव पढ़ा रही हूँ, हर जगह पढ़ा रहे हैं। न्यूटन्स बैच नाम का बैच लो 9th का, लाइव पढ़ो। एवरी टीटी, एवरी एमडब्ल्यूएफ एसएसटी पढ़ो, एवरी एमडब्ल्यूएफ मैथ्स भी पढ़ो, एवरी टीटीएस साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, प्रॉपर स्केड्यूल के साथ। चलो, तो पहला फीचर है डिसीजन कौन लेगा? जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। दूसरा, इलेक्शंस में चॉइस मिलेगी।
डेमोक्रेसी में इलेक्शंस में होती है चॉइस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें से चूज कर लो, सभी को इक्वल बेसिस। ये नहीं है गोरा काला मोटा पतला, लड़का लड़की अमीर गरीब, कुछ नहीं, सबका एक ही वोट और एक वोट की एक ही वैल्यू। गवर्नमेंट टू बी लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट, सरकार के पास भी पूरे नियम फॉलो करने होंगे, सरकार को भी सारे संविधान में लिखी हुई बातें माननी होंगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। अब थोड़ी सी ना बुराइयां करते हैं डेमोक्रेसी की, ठीक है, चलो मिलके बुराइयां करते हैं, बड़ा मजा आता है बुराइयां करने में। तो क्यों भाई, किस किस को बिचिंग करना पसंद है, मजा आता है ना एकदम बुराइयां करने में, बुराइयां करेंगे। चलो भाई, सबसे पहली बुराई है कि लीडर्स बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती रहती है। कैसे, देखिए, अब देखिए आपके स्कूल में अगर एक सब्जेक्ट टीचर बार बार चेंज होती रहेगी तो आपको उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सेम देश के साथ है मेरे बच्चों, आप कहोगे मैम 5 साल बाद चेंज होता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन एक टीचर को समझने में अगर 2 महीने लग रहे हैं जो आपके 30 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो एक देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर, उसको समझने में तो सालों लगेंगे और 5 साल में बदलने की बारी आ जाती है, तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। सेकेंड इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, और जीतने के लिए नो स्कोप फॉर मोरालिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल जाते, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जीतने के लिए। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, जिससे डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है। देखो मैं तुमको अगर बताऊं हेडिंग वाइज, तो ये हो गया लीड्स टू इंस्टेबिलिटी पहला पॉइंट, नो स्कोप फॉर मोरालिटी दूसरा पॉइंट, लीड्स टू डिले या डिले इन डिसीजन मेकिंग तीसरा पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट कर रहे हो। इलेक्टेड लीडर्स को डिड नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट, बेटा जी भगवान तो है नहीं, कभी कभी गलतियां भी होती हैं इलेक्टेड लीडर्स से और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं लोगों के लिए। नाउ डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, करप्शन भी होता है, बिल्कुल, पैसा खिलाना तो चलता ही चलता है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि किसको चुने। अब इस बार ही देख लो यार, कांग्रेस और बीजेपी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन था, सोशल मीडिया पे आया उसके बाद और कंफ्यूजन बढ़ गया, ध्रुव राठी की सुने या किसी और इन्फ्लुएंसर की सुने, समझ ही नहीं आया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको चुने। From these arguments we can say that democracy may not be the ideal form of government. देखिए, democracy is not the best form of government. No. बल्कि ये है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है जी, फेवर में बात करेंगे। अब अच्छाइयां करेंगे विद एक्सप्लेनेशन लगाई है, क्योंकि एग्जाम में एक्सप्लेन करना आ जाता है कि बताओ कैसे डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहली चीज कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल कैसे, अकाउंटेबल का मतलब होता है लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल, लोग जो चाहते हैं उनकी नीड्स को सुनने वाली और उनको रिप्लाई करने वाली। एग्जाम्पल के लिए इंडिया और चाइना के फेमाइंस देख लो, जब चाइना में फेमाइन आया इंडिया में भी आया, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब नहीं हुई जितनी चाइना की हुई, क्योंकि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है और इंडिया में डेमोक्रेसी है। दूसरा, डेमोक्रेसी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। कैसे, डेमोक्रेसी में होती है कंसल्टेशन, कंसल्ट किया जाता है, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, तर्क वितर्क किए जाते हैं, बहुत सारे लोगों से राय ली जाती है। अभी इसकी बिचिंग में पड़ा कि इससे डिले इन डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन बच्चों जितने लोगों से हम कंसल्ट करेंगे उतना डिसीजन क्वालिटी वाला आएगा, बढ़िया आएगा। तो उसी एक पॉइंट में नेगेटिविटी में चला जाएगा डिले इन डिसीजन मेकिंग और पॉजिटिविटी में आ जाएगा क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। क्लियर। तीसरा, एक ऐसा मेथड देता है जिसमें हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं।
इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। बिल्कुल जी, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग ओपिनियन होता है, वाइब मैच नहीं करती है ना भाई, वाइब तेरी मेरी मिलती आनी होती है। तो पीपल द डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली मोर इन अ कंट्री लाइक आर्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग कास्ट रिलीजन जेंडर वाले। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, और उनकी प्रेफरेंसेस भी अलग अलग होती हैं। इससे भैया क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी ने संविधान में सेट ऑफ रिटन रूल्स लिखे हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसका सोल्यूशन पहले मेंशन है, तो कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है ये। चौथा, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बढ़ाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। डेमोक्रेसी में एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ये लोगों को सेम लेवल पे रखता है, चाहे वो अनएजुकेटेड हो चाहे वो एजुकेटेड हो, सबको सेम स्टेटस देता है, किसी में भी बाइफोकेशन नहीं करता, जिससे लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं जाती। बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि आपने इसमें देखा कि भैया बहुत अच्छे से मिस्टेक्स को सॉल्व किया जा रहा है। रूलर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो लोग अगर चाहते हैं तो चेंज होंगे, नहीं तो वही आ जाएंगे। अभी मोदी जी दोबारा आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने उनको चुना है। सिंपल फेयर तरीके से होते हैं इलेक्शंस। तो ये थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी माना बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसके ये सारे फीचर्स हैं। अब आता है सेकेंड लास्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें लोग चुनते हैं अपने नेता को और वो फिर लोगों के बदले रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि द कॉमन फॉर्म अडॉप्टेड बाय डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल पीपल डू नॉट रूल। मेजॉरिटी में डिसीजन लिया जाता है, एक नेता को चुना जाता है और वो नेता हम सबको रिप्रेजेंट करते हुए डिसीजन लेता है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ऐसे ही होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, इवन इफ दे कुड द सिटीजन डू नॉट हैव द टाइम, डिजायर, स्किल्स टू टेक पार्ट। इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया। लास्ट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट के और आगे, हमने समझा लोकतंत्र मतलब जिसमें हम सरकार को चुन रहे हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से ही बनाई गई सरकार। However, if the ideals of democracy are considered, then no country in the world is correctly democratic. Still having an understanding of democracy as an ideal, हाँ पूरा एक्सप्लेन करती है वैल्यूज़, गुड डेमोक्रेसी बैड डेमोक्रेसी में बाइफरकेट करती है, और साथ ही साथ एक छोटी कम्युनिटी हो चाहे बड़ी कम्युनिटी हो उसको रेगुलेट करती है। दिस इज़ हाउ द ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। छोटे लेवल पे पंचायत है, बीच के लेवल पे एमसीडीज है, और अपर लेवल पे सेंट्रल सरकार है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल सरकार है। इसी तरीके से लोगों को चुना जाता है, रूल किया जाता है। एंड दैट्स ऑल फॉर दी चैप्टर। नाउ देयर आर सम एमसीक्यूज क्वेश्चंस इन दिस पीपीटी दैट आप लोग आंसर करेंगे। शुरू करते हैं। कुछ होमवर्क दूंगी कि इसका आंसर तुम बताओ, और जब पीपीटी मिलेगी उसमें आंसर सिलेक्ट हुआ होगा, कुछ साथ साथ करवाती जाऊंगी। द रूल ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ इन पाकिस्तान कैन नॉट बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। क्यों, क्यों नहीं कहा जाता डेमोक्रेटिक? देखिए एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, सबसे पहला रूल है। ओके तो बेटा जी रेफरेंडम जो था वो माल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड था, है ना, लोगों से नहीं सलाह ली गई थी। चाइना को डेमोक्रेटिक क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये रेगुलर इलेक्शन नहीं करता, ये लोगों को राइट टू वोट नहीं देता, इसका कोई पार्लियामेंट नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ चलती? बताइए। यस, क्योंकि यहाँ पे इकलौती पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगला, मैक्सिको कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज डेमोक्रेटिक। क्यों? मैक्सिकन गवर्नमेंट ने संविधान को बदला, सारे सिटीजन जो थे वो राइट टू वोट एंजॉय नहीं करते, रूलिंग पार्टी जो मैक्सिको की है वो करप्ट एक्टिविटीज करती है, ओनली द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पीआरआई वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कैसा है बच्चों, बताइए।
यस, क्योंकि यहाँ पे ये लोग करते हैं माल प्रैक्टिसेस, डर्टी ट्रिक्स यूज। अब जिम्बाब्वे का बता दो कि भैया प्रेसिडेंट मुगाबे रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करता। बेटा रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। होती है ना हमारे देश में डेमोक्रेसी में, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो बिल्कुल यही है। इनकरेक्ट बता दो, इनमें से इनकरेक्ट बता दो जल्दी से। सो आंसर इज डी पार्ट, क्योंकि यहां लिखा है कि जो डिसीजंस हैं, जो रूल्स हैं, उसको अबाइड नहीं करना, उसको मानना नहीं है, गलत मानना है बच्चों, मानना है। इसमें से इनकरेक्ट, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी दिखाती है, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, डेमोक्रेसी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ाती है, डेमोक्रेसी डील करती है डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से। इन चार में से 3 फीचर्स हैं और एक गलत है। और वो गलत कौन सा है बच्चों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये तो इंस्टेबिलिटी करती है, क्योंकि लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। इनकरेक्ट बताओ। डेमोक्रेसी बेटर है डिक्टेटरशिप से, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, डिग्निटी है, एफिशिएंट है। तो बेटा जी मैं आपको बताऊं तो डेमोक्रेसी इज नॉट एफिशिएंट, एकदम करेक्ट नहीं होती है डेमोक्रेसी। इंडिया डिड नॉट फेस द फेमाइन क्राइसिस लाइक चाइना। क्यों? इंडिया की कम पॉपुलेशन है, चाइना के पास रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया में अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक पॉइंट में फीचर के, और वो था क्योंकि इंडिया में अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगेन अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली अकाउंटेबल का मतलब पता है क्या होता है? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, लोगों की सरकार है भाई, लोगों की अपनी सरकार है डेमोक्रेसी। करेक्ट बताना है अब इसमें से, सही, इनकरेक्ट नहीं, सही। हर सीनियर सिटीजन के पास मोर देन 1 वोट है। डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन के पास 1 वोट और 1 वैल्यू है। डेमोक्रेसी में हर औरत के पास कोई वोट ही नहीं है। तो यार सही वाला तो ये हो गया ना, हर एक के पास 1 वोट और 1 वैल्यू है, सोचने की बात ही नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट रूल ऑफ लॉ को नहीं दिखा रही है? There should be sufficient room for normal political activity. State should respect some basic right of the citizen. Citizens के पास association बनाना allowed है. Everyone should not be equal in the eyes of laws. इतने easy यार, equal होना चाहिए। चलो असर्शन रीजन बताएंगे। असर्शन कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी लेके आती है, बात तो सही है। आफ्टर एवरी 5 years देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द गवर्नमेंट, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही हैं, और इसी वजह से इंस्टेबिलिटी भी आती है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेंड्स टू बी करप्ट, ये भी पॉइंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, ये भी बात सही है। लेकिन क्या ये एक दूसरे से वो है? क्या ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? तो यार है तो सही, क्योंकि कंपटीशन की वजह से ही करप्शन आता है, कंपटीशन की वजह से ही करप्शन आता है। ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट, ये होमवर्क है, ये पहले बता रही हूँ, ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट मेक गुड डिसीजन। द लीडर्स इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट नो द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज दिस इमेज? ये इमेज क्या दिखा रही है? ये इमेज बताओ। पॉलिटिक्स ऑफ मनी, करप्शन, रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बैग्स फुल ऑफ मनी। होमवर्क है ये भी, एनसीईआरटी में पिक्चर के नीचे लिखा होता है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज? एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज इन इराक, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द कॉमन मैन, क्वेश्चन ऑफ डिक्टेटरशिप। तो बेटा जी ये है ये, क्योंकि यहाँ पे डिक्टेटरशिप दिखाई जा रही है और पिक्चर के नीचे ये स्टेटमेंट भी दी गई है। एंड इसी के साथ एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब आते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी, सारे सोल्यूशन आंसर मैं आपको क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये छोटे छोटे वाले हैं। इसके बाद आपके आते हैं, ये तो 1 मार्कर है, ये जनरल परवेज मुशर्रफ वाला। इसके बाद आता है आपका हाउ इज द राइट टू वोट गारंटेड। तो राइट टू वोट मिला हुआ है बच्चों हर एक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के हिसाब से 18 ईयर्स अबव वालों को, लेकिन इसको वायलेट कर रही है 3 जगह, सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया एंड फिजी, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। चाइना और मेक्सिको बता दो। अब ये चाइना का हो गया सारा बच्चों, और ये मेक्सिको का हो गया कि पोलिंग बूथ हटा देते थे, ओपोजिशन पार्टी को मीटिंग नहीं करने देते थे, डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे, स्कूल पीटीएम्स में ऐसा करते थे। जिम्बाब्वे का आ गया, पब्लिक प्रोटेस्ट अलाउड नहीं थे, मीडिया तक को इन्होंने कब्जे में किया हुआ था। आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पे लिखनी है बच्चों डीमेरिट्स, बुराइयां लिखोगे यहाँ पे। करप्शन होती है, डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, और यहाँ पे फॉर डेमोक्रेसी लिखोगे, अच्छाइयाँ लिखोगे। ब्रॉडर मीनिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो लोअर लेवल पे है, ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव आ गई, जो अपर लेवल पे होती है। एंड इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, सिंपल एज दैट। प्यारा सा मैंने कहा था चैप्टर है, आधे घंटे में देखो चैप्टर खत्म भी हो गया, एकदम सिंपल सा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं तो प्लान कर रही हूँ शायद फिजिकल फीचर्स, बाकी तुम मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा चैप्टर चाहते हो, किसका 1 शॉट चाहते हो, मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीक में ही। अभी आपने, लेकिन अगर आपने अभी तक फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1 शॉट नहीं देखा है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वो चैप्टर पढ़ाया है, आपने पीपल एज अ रिसोर्स नहीं देखा है तो देखो, सर्च करो सीधा पीपल एज अ रिसोर्स बाय रीमा मैम, आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट 2024-25 के सेशन वाला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे बस। और नेक्स्ट का बता देना, आंसर्स कमेंट्स में दे देना, डाउट्स भी कमेंट्स में दे देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।